चलिए, आप सभी का स्वागत है गोटुल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। तो आज हम पेपर 4 का जो पार्ट मेगा पार्ट जो हुआ है, आप लोगों का जो टेस्ट है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो जो पेपर 4 है उसका पार्ट 1 क्या है? सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में कितने पार्ट हैं? वो 3 भागों में बटा हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। तो हमारे संस्थान द्वारा जो टेस्ट संचालित किया जा रहा है उसमें हम प्रश्नों को एक एक करके डिटेल से देखते हैं और उसमें आप लोगों के क्या आंसर्स हैं और क्या होना चाहिए एक तरीका समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन होता है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो कितने आते हैं? 8 प्रश्न लगभग होते हैं उसमें। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 8। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन में से, ठीक है, 2 या 3 ये होता है केमिस्ट्री से, 2 या फिर 3 क्वेश्चन लगभग ये होते हैं फिजिक्स से, और 3 क्वेश्चन होते हैं किससे? बायोलॉजी से। ठीक है, ऐसा करके इसका रेशियो होता है, कभी दो क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछ दिया जाता है या फिर कभी 3 क्वेश्चन, या फिर कभी 3 क्वेश्चन फिजिक्स से या फिर 2 प्रश्न फिजिक्स से, ऐसा करके एक बटा हुआ है सेक्शन। ठीक है, अब ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया एवं मंद रासायनिक अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया मंद रासायनिक अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, हमको डिफरेंस बताना है कि कैसे दोनों अलग है। अब इसमें एक मजेदार किस्सा हुआ था, जो पिछला पेपर मैंने चेक किया था, उसमें किसी ने लिखा था कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो तीव्र गति से होती है, जैसे फटाके का फूटना, और मंद अभिक्रिया में लिखा गया था बालों का झड़ना। तो ऐसे ऐसे उदाहरण मत लिखिएगा, पटाखों का फूटना, बालों का झड़ना, क्योंकि हम क्या पेपर दे रहे हैं? साइंस का पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जो उदाहरण हो वो साइंस के टर्म्स में हो। ठीक है, आप जो विज्ञान के जो वर्ड्स हैं उसको प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि अलग डिफरेंस पूछा है तो आप इसको बीच से ब्रेक करके दोनों को अलग अलग पार्ट में भी बता सकते हैं, या फिर ऊपर के 2 लाइन आप तीव्र रासायनिक अभिक्रिया बताइए, फिर आप मंद रासायनिक अभिक्रिया बताइए। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा आंसर ये होगा कि आप इसको 2 भागों में बांट के बताइए, इधर तीव्र रासायनिक अभिक्रिया और इधर हो जाएगा मंद। ठीक है, तो तीव्र नाम से ही समझ में आ रहा है, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति संपन्न होंगी, तीव्र यानी कि एकदम 10⁻⁻⁶ सेकेंड में। ठीक है, तो ऐसा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? AgNO3 का, ठीक है, NaCl के साथ घोल बनाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? AgCl का O6 प्राप्त होता है तत्काल, तुरंत। तो आपको ये एग्जाम्पल देना है, पटाखे का फूटना एग्जाम्पल नहीं देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे NaNO3 मिलेगा। ठीक, वैसे ही जो मंद अभिक्रियाएं हैं वो अत्यंत मंद गति संपन्न होती है, उसको संपन्न होने में दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, घंटों लगते हैं। तो आपको ना उदाहरण के साथ बताना है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है, उसके संपन्न होने में घंटे, ठीक है, दिन, महीने, ऐसा करके धीरे धीरे ये संपन्न होता है। तो इसके उदाहरण क्या क्या आ जाएगा? लोहे का जंग लगना, ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन होना, ये सभी अभिक्रिया, ये सब मंद अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आप साइंस के प्रश्नों में ना उदाहरण देने का बिल्कुल प्रयास कीजिए, क्योंकि आप डेफिनेशन बताएं, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बताएंगे वो इनकम्प्लीट रहता है वैसा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु और अमलगम क्या है। अब मिश्र धातु नाम से समझ में आ रहा है, 2 धातुओं का मिश्रण। तो आप लोगों ने सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन एक जो इसका डेफिनेशन जो बुक में दिया गया है कि किसी भी धातु का धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण, जो समांगी वर्ड है ना उसको बिल्कुल आप इंक्लूड कीजिए। समांगी मिश्रण क्या होता है? मिश्र धातु कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पीतल, तांबा, कांसा, ये सब आप बता दीजिए। उसके बाद फिर अमलगम क्या है? अमलगम भी एक प्रकार का मिश्र धातु है, लेकिन इसमें एक मुख्य अवयव क्या रहता है? पारा। ठीक है, तो आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, सोडियम अमलगम है, पारा गोल्ड अमलगम है, इस टाइप का उदाहरण आप दे सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें। आप लोगों ने सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण को तो बताया है कि इसका कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है, लेकिन आप लोगों ने इसमें रिएक्शन नहीं लिखा है। तो रिएक्शन को बिल्कुल आप मेंशन कीजिए। क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं? पहले ड्यूटेरियम बनाते हैं, सॉरी, ये इसका जो रिएक्शन है वो आप एक लाइन में बिल्कुल लिखिएगा। मैंने ये किसी कॉपी में नहीं देखा था ऐसा, 1H1 करके ये एक रिएक्शन है। ठीक है, क्या बनता है फिर यहाँ से? फिर ये क्या बन गया? हीलियम। ठीक है,
अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे 4 होगा, इसमें क्या हो गया, बहुत सारे एनर्जी रिलीज होते हैं ऊर्जा का। तो आप लोगों ने जो थ्योरी लिखा है उसके साथ साथ ना ये रिएक्शन भी जरूर लिखिएगा। सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का जो कारण है, इसमें क्योंकि दो हाइड्रोजन के जो नाभिक है वो आपस में मिलते हैं, नाभिकीय संलयन होता है, उसके बाद फिर वो ड्यूटेरियम बनाते हैं, उसके बाद फिर वो हीलियम बनाते हैं, दो ड्यूटेरियम के नाभिक मिलके हीलियम बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा की मतलब ऊर्जा रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इसी से सूर्य में जो ऊर्जा है उसका उत्पत्ति होता है, ठीक है। क्लियर है? आप डेफिनेशन भी बताइए और रिएक्शन भी लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिजिक्स का है, इसमें है एक विद्युत मोटर में 220 वोल्ट लाइन से, ठीक है, 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर की धारा लेती है, मोटर की शक्ति और 2 घंटे में खपत ऊर्जा का निर्धारण करें। इसमें क्या क्या निकालना है, एक शक्ति, ठीक है, शक्ति यानी पावर निकालने कह रहा है, और फिर ऊर्जा भी निकालना है यानी कि खपत ऊर्जा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले जो दिए हुए चीज को उसको आप लिख लीजिए। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, क्लियर है। अब शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक, यहां से आपको V और I दोनों वैल्यू मिल गया, 220 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये 1100 आएगा, ठीक है। देखिए इसमें जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1100, ठीक। उस 1100 में मैं सीधा लिखती हूँ यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई 220 इंटू 5, ये आएगी, ठीक। फिर ये क्या है, पावर है, शक्ति। तो शक्ति को किससे दर्शाते हैं हम, ये वॉट है, और ये क्या है, धारा। तो इसको क्या किससे दर्शाते हैं, शक्ति को, इसका यूनिट क्या है, वॉट होता है क्या, ठीक है, वॉट होता है ना। उसके बाद फिर क्या बोला है, ऊर्जा का निर्धारण, जो खपत ऊर्जा है वो कैसे निकालते हैं हम, एक फॉर्मूला है, शक्ति इनटू में समय, ठीक है। और इसके बाद फिर जो भी अगर उपकरण दिए हुए हैं, 3 बल्ब लगे हैं, 4 बल्ब लगे हैं, तो आप उपकरण की संख्या, ठीक, डिवाइड बाय 1000। अब शक्ति यहाँ पे कितना है, 1100, समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटे, ठीक है। फिर अब 100, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो 2 लगभग 2.2 क्या आएगा, किलोवाट घंटा। अगर आप इसका निकालेंगे तो लगभग 2.2 किलोवाट घंटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, गैसों में विद्युत विसर्जन को समझाइए तथा उपयोग भी लिखिए। अब क्योंकि विद्युत विसर्जन बोला है तो इसमें इसके लिए हम क्या लेंगे, एक विसर्जन नलिका लेंगे। आप यहाँ पे ना छोटा सा ना मैप भी बनाया कीजिए, साइंस में जो डायग्राम है और उदाहरण है, ये 2 चीज आप बिल्कुल मत भूलिएगा। डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में बगल में छोटा सा डायग्राम बनाइए, और क्या बताना है, उदाहरण या फिर उसके जो उपयोग है। ये क्या है, विसर्जन नलिका लेते हैं, इसमें हम एक तरफ मैनोमीटर और एक तरफ जो दाब कम करने के लिए वो लगाते हैं, इक्विपमेंट लगाते हैं, ठीक है। अब जो विसर्जन नलिका है उसमें हम दाब को कम करते हैं, दाब कम करके इसमें हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट का चार्ज लगाते हैं, ठीक है। तो जब हाई मतलब उच्च विभवांतर में गैसों में कम दाब पर विद्युत का प्रवाहित होना ही क्या है, विद्युत विसर्जन, ठीक। आप इसको बताएंगे तो बिल्कुल ये बगल में ना ऐसा फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। तो गैसों में विद्युत विसर्जन कैसे होता है, कम दाब में उच्च विभवांतर के कारण गैसों में क्या होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, सोडियम लैंप, पारद लैंप, इस सब चीजों में इसका उपयोग है। मॉडल आंसर डाल दिया गया है, मैं मॉडल आंसर को चाहती तो यहाँ पे खोल के भी सीधे सीधा बता सकती थी, लेकिन उससे क्या होता है ना कि मॉडल आंसर में जो लिखा है आप लोग सोचेंगे कि वैसे ही लिखा जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है, इसके अलग अलग तरीके हैं लिखने के। उसमें हमने भी कुछ मतलब जो लिखने में भी कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे हमने डायग्राम कहीं नहीं बताया, उदाहरण कहीं नहीं डाला। तो आपको अगर अपना आंसर पता है, आपको उदाहरण पता है, आपको उसके बारे में डायग्राम पता है, तो वो सब भी आप मेंशन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है, मनुष्यों में रक्त के दोहरे परिसंचरण को समझाइए। अब दोहरा परिसंचरण, 2 टाइप के धमनियां पाई जाती हैं,
ठीक है, एक नहीं, दो टाइप के, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। धमनी भी दो टाइप के होते हैं, एक धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और एक पल्मोनरी धमनी होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो वैसे करके ना इसको दो पार्ट में, इसका दो ही पार्ट है ना इसका, एक पल्मोनरी परिसंचरण, ठीक है, एक है पल्मोनरी परिसंचरण और दूसरा क्या है, सिस्टेमिक परिसंचरण। ठीक, इसमें क्या बताना है, जो पल्मोनरी धमनी होता है वो अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके जाता है, दाएं अलिंद से फेफड़ा में लेके जाता है। ठीक, वैसे ही जो सिस्टेमिक परिसंचरण होता है ये क्या करता है, जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो ये शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक लाता है। बस इतना ही बताना था इसमें। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 मार्क्स में ये दो दो लाइन में आप बता देते तो इतना काफी था, इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस ही बता दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का डिमांड को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और जितना स्पेस दिया हुआ है उसमें हम अपने आंसर्स को कैसे एक परफेक्ट आंसर बना सकें। नेक्स्ट है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। बहुत ही इजी डायग्राम है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसको बनाने में, लेकिन ऐसा। ठीक है, इधर क्या है, ये ऐसा डेंड्रॉइड है, डायग्राम पर ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खासकर बायोलॉजी वाले सेक्शन में। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू जितना हो सके आंसर्स को समझाएंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करके आप पूरा इसमें बताइए, इसका नेमिंग कीजिए। ठीक, स्पेस बच रहा है तो आप बता सकते हैं एक एक करके, वरना ये दो नंबर में सिर्फ दिया गया है तो सिर्फ चित्र बना के इसमें कहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये कोशिका काय। ठीक है, यहाँ पे है कोशिका काय, ये क्या है, द्रुमिका। ठीक, ये क्या है, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, ये माइलिन आवरण। ऐसा करके बस इसका ना नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, ये माइलिन आवरण हो गया और ये इसका एक्सॉन। ठीक है, अंतिम बिंदु। तो ऐसा करके सिर्फ इसमें चित्र बोला गया है तो आप चित्र बनाइए, लेकिन सिर्फ चित्र बना के नहीं छोड़ना है, वो भी इनकम्प्लीट होता है। जब तक कि आप चित्र में नाम नहीं देते हैं वो डायग्राम इनकम्प्लीट होता है। तो आप बिल्कुल, अगर कुछ मिसिंग है, कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितना याद है उतना आप इसमें मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के कार्य बताइए। अब इसमें कुछ नहीं पूछा है एक्स्ट्रा, तो अब सीधा सीधा कार्य बताइए, क्या क्या काम है इसका। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ठीक है, यूरिया का निष्कासन करता है। ठीक, रक्त के ताप को नियंत्रित करता है। ये सब करके आप पॉइंट 1 2 3 डाल के सीधा सीधा आप इसमें लिखिए जो भी इसका काम है। क्लियर है, ये 2 मार्क्स का जो सेक्शन है ये लगभग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है 4 मार्क्स का सेक्शन आता है, इसमें 5 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, 5 प्रश्न। 5 में से ये भी बटा हुआ है, 2 प्रश्न रहता है बायोलॉजी से। ठीक, 1 या 2 रहेगा फिजिक्स से और 1 या 2 रहेगा केमिस्ट्री से। ठीक है, ऐसा करके ये भी सेक्शन में बटा हुआ है। जब आप पेपर देंगे फाइनल पेपर, तो उसमें ना पहले बायोलॉजी के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स एक तरफ दिया रहेगा, फिर फिजिक्स के 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स, फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी का, फिर लास्ट में जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो अलग से सेपरेट रहता है। तो उसमें क्या है ना, 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पेपर में वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके पूछा जाता है, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। बहुत इजी क्वेश्चन था, ताप, दाब, सांद्रता, यही सब बेसिक चीजें। जैसे सांद्रता है, ठीक, सांद्रता हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रभावी अणुओं की जो टक्कर है आपस में टकराएंगे, उससे अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक है, वैसे टेम्परेचर, हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप के बढ़ाने से भी क्या होगा, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। अब दाब में जैसे आप लिखोगे ना, तो ये केवल और केवल किसके लिए यूजफुल है, जब अभिक्रिया गैसीय फॉर्म में हो। तो आप ये भी मेंशन कीजिए, ऐसा नहीं कि दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये आप ये मेंशन कीजिए कि जब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो या फिर गैसों में जब अभिक्रियाएं होती हैं, तब हम दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा मेजर माइनर चीजें हैं वो अभी से आप सुधार करते चलेंगे ना, तो एग्जाम तक में धीरे धीरे आ जाएगा। और क्या है, उत्प्रेरक। ठीक है, ताप, दाब, उत्प्रेरक भी है। उत्प्रेरक ना स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, उत्प्रेरक के बाद और एक क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है
ये किस में काम आएगा, ये जब अभिक्रियाएं किस फॉर्म में होंगी, सॉलिड फॉर्म में। जब ठोस अवस्था में अभिक्रिया हो रही होगी तब ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे दाब आप लिखेंगे तो वहां पे बिल्कुल लिखिए कि जब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो रही होगी, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखिए जब अभिक्रिया ठोस अवस्था में हो रही होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के को समझाइए। अब इसमें इमेज वगैरह पता नहीं कौन कौन से तरीके से इमेज बनाया जा रहा था मुझे, क्योंकि बुक में जो 10th की बुक है उसमें इसके लिए कुछ इमेज दिया हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, सीधा सीधा देख दिया गया है। समतल दर्पण होता क्या है, हम जो रोज आईना देखते हैं, ठीक है, अब हम जो रोज आईना देखते हैं उसमें देखिएगा कि जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है उसी का प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के आकार का ही बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, यही सब चीजें लिखनी है इसमें कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के आकार का, सीधा और आभासी। क्या हम उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते, तो आभासी बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हम उसमें अगर हम बायां हाथ उठाएं तो उसमें क्या लगता है कि दायां हाथ उठा हुआ है। ठीक, तो पार्श्व बदल जाते हैं। दूसरा पॉइंट, पहला आप ये लिखिए कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, सीधा। ठीक है, वस्तु के आकार का और आभासी। इसमें बस 4 ही पॉइंट है, बस वही लिखना था, वस्तु के आकार का और क्या बनता है, आभासी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वस्तु का क्या बदल जाता है, पार्श्व बदल जाते हैं, पार्श्व बदल जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें हम जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं उतनी ही दूरी पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु जितनी दूरी पर होगी, वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, उतनी ही दूरी पर क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब। ठीक है, और एक और पॉइंट था इसमें कि जब हम जो आपतित किरण है, ये एक लेंस है, ठीक है, तो जब आपतित किरण को हम स्थिर रख के लेंस को थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री से घूमता है, 2 थीटा से। ठीक है, इसी का न्यूमेरिकल इस साल पूछ दिया गया था, इसी को नंबर के संख्या में न्यूमेरिकल के फॉर्म में इस बार के जो मेंस में सीधा सीधा पूछ दिया गया था। अब हमको बेसिक तो पता है कि इसको थीटा डिग्री में रख के 2 थीटा कोण से घुमा रहे हैं, लेकिन अब इसको हम कैलकुलेशन कैसे करें, ऐसा वाला ना वहां पे थोड़ा सिचुएशन बन गया था। तो फिलहाल के लिए ये 4 पॉइंट इसमें आने चाहिए, 4 मार्क्स हैं, 4 पॉइंट बिल्कुल आप लिखिए। नेक्स्ट ये प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे ये किस श्रेणी में दिया हुआ है, 7 और 5 किस में दिख रहा है, ये सीरीज में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में। फिर इधर क्या है, ये पैरेलल श्रेणी में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 7 और 5 को प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, जब सीरीज में रहता है तो उसको ऐड करते हैं, 7 5 कितना हो गया, 12 ओम। ऐसा करके ना ओम बिल्कुल दर्शाइए, क्योंकि प्रतिरोध का क्या होता है, मात्रक ओम। अब यहाँ पे ये जो 4 और 2 है ये किस में है, पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, इसको ना सिंप्लीफाई कर लीजिए, और ये कितना हो गया, ये 3/4, ये कितना हो गया, 12 ओम। ठीक है, अब ये भी किस में है, पैरेलल में। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/12 प्लस 3/4 है। कई लोगों ने इसको बनाया तो है, यहाँ तक पहुंच गए थे, लेकिन 3/4 को एज इट इज लिख दिए, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 होगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 प्लस 4/3 को आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इतना सॉल्व कर लीजिएगा। ये बेसिक सा एक सर्किट है, ऐसे सर्किट्स के क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछेगा तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही दोनों हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो सीरीज और पैरेलल वाला जो है उसी से बन जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिखोगे, सीधा सीधा अगर आंसर आप ले आए तो 4 मार्क्स इसमें सीधा मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई क्यों कहा जाता है। ठीक है, पूरा वाष्पोत्सर्जन फेंक दिए हैं इसमें सब। अब आवश्यक भी है, ये 2 टर्म है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, आवश्यक भी है और बुराई भी। तो जब हम वाष्पोत्सर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जड़ें, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो जल को जब अवशोषित करते हैं तो जो पौधे हैं उनकी पत्तियां, ठीक है, वो क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं। तो क्या उनकी पत्तियां पूरे जल का वाष्पोत्सर्जन कर पाती हैं क्या, नहीं। तो वो जितना जल अवशोषित करते हैं उसका 10% ही वो वाष्पोत्सर्जन में यूज होता है, बाकी 90% क्या हो जाता है, उसका वेपोराइजेशन हो जाता है, मतलब कि भाप बन के वो उड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं 90% वाटर का क्या हो गया,
हानि हुआ, 90% जल का नुकसान हुआ। इसीलिए आवश्यक भी है और बुराई भी। आवश्यक क्यों? क्योंकि पौधे के विकास के लिए वाष्पोत्सर्जन जरूरी है, जल जरूरी है, लेकिन ये पूरे पूरे जल का उपयोग नहीं करता। 90% पानी का क्या हो जा रहा है, इसमें वेस्टेज हो जा रहा है। ठीक है, तो बस यही इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न था। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। अब इसमें कुछ करना नहीं था आपको, सीधा सीधा आप बीच से पेज को ब्रेक कीजिए। इधर ऑक्सी श्वसन और इधर क्या लिखना है, अनॉक्सी श्वसन। ठीक, पॉइंट बना के आप एक चाहें तो इधर आधार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके बाई प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, इसमें एल्कोहल, CO2, ये सब बनता है। और क्या क्या है, जितने भी पॉइंट्स है ना, सिर्फ आप आधार डालिए और लिख दीजिए। ठीक है, इसमें अंतिम उत्पाद क्या है, इसका ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है, सॉरी इसमें पूर्ण होता है, इसमें अपूर्ण होता है। और इसमें कितना ATP का ऊर्जा बनता है, 38 ATP का। ठीक, इसमें 2 ATP का, 2 ATP के अणु बनते हैं। क्लियर है, इसमें कुछ खास बताने वाली चीज नहीं है, जो पॉइंट्स है जो सीधा सीधा इसमें आप लिख सकते हैं। फिर ये 4 मार्क्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 8 मार्क्स का प्रश्न। अब यहां से ना 3 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के 3 प्रश्न आते हैं। ठीक, एक केमिस्ट्री से, एक रहेगा फिजिक्स से और एक रहेगा बायोलॉजी से। ठीक है, एक केमिस्ट्री से प्रश्न रहते हैं, एक फिजिक्स से और एक बायोलॉजी से। तो अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है कि धातु कर्म से आप क्या समझते हैं, धातुओं के निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और शुद्धिकरण का वर्णन करें। अब देखिएगा तो ये क्वेश्चन ना कई सारे पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले क्या पूछा है, धातु कर्म क्या है, फिर धातुओं का निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और क्या बताना है, शुद्धिकरण। आपने डेफिनेशन सिर्फ लिख दिया है, उदाहरण इसमें सेम उदाहरण नहीं दिए, डायग्राम नहीं बनाए। तो आप थोड़ा थोड़ा जो लिखने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए। आप बिल्कुल उदाहरण लिखिए और डायग्राम भी बनाइए। ठीक है, तो पहला क्या है, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं। सीधा सीधा जो अयस्क जो है उसमें अशुद्धियां होती हैं, तो उससे शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करने में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वही क्या है, धातु कर्म है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है निस्तापन। अब निस्तापन और भर्जन, जब आप देखेंगे तो जो भर्जन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलनांक से नीचे धातु क्या करते हैं, वात्य भट्टी में गर्म करते हैं। निस्तापन में भी वही चीज करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। ठीक, फिर प्रगलन में अब जो भर्जित या निस्तापित अयस्क हमको प्राप्त हुआ उसको हम जो प्रगलन जो संयंत्र रहता है इसको क्या कहते हैं, बेसेमरीकरण। ठीक है, उसमें गालक और अपचायक के साथ मिला के धातु को पिघले फॉर्म में प्राप्त करते हैं। तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं। फिर क्या है, शुद्धिकरण। अब यहाँ पे ना जो भर्जन आप निस्तापन बता रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि जो भर्जन है वो किसके लिए होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए, और जो निस्तापन है वो किसके लिए होता है, जो कार्बोनेट अयस्क होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एग्जांपल दीजिए। ये वाला चीज किसी के पेपर में नहीं था, सल्फाइड, ये सल्फाइड अयस्क के लिए होता है, ये कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है, तो आप मेंशन कीजिए चीजों को। फिर है शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण में तो धातु का शोधन नहीं करेंगे, लेकिन आप विधि लिखिए, उसमें कौन कौन सी विधियां हैं। एक विद्युत अपघटनी विधि है, एक भी लिख दीजिएगा ना तो वो काफी है, लेकिन आप विधि जरूर लिखिए। जब भी शुद्धिकरण या फिर इस तरीके का जो प्रश्न आता है उसमें उदाहरण और विधि। क्लियर है, इसमें क्या क्या लिखना है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सोलर सेल क्या है, इसके सिद्धांत और कार्यविधि को समझाइए। ये भी सोलर सेल क्या है, सोलर सेल क्या है, एक्चुअल में वो एक पीएन संधि है, एक पीएन जंक्शन है। ठीक है, जो किसके कौन से सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाश विद्युत सिद्धांत पे। ठीक है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो ये जो सिद्धांत है ना इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, प्रकाश विद्युत सिद्धांत। ठीक है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अब इसका निर्माण कैसे बनता है, एक सिलिकॉन का हम लोग क्या लेते हैं, पी टाइप पट्टी लेते हैं। ये डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम इसमें किसी के भी कॉपी में कोई डायग्राम नहीं मिला। एक पी टाइप पट्टी लिए, ठीक है, जिसके एक तरफ क्या किए, धातु का लेपन करते हैं और उसके जस्ट ऊपर में एक एन टाइप की पट्टी स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे एक मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड होता है, इसके ऊपर एक ऐसा कांच जैसा होता है, यहाँ से सनलाइट्स आते हैं। ठीक है, अब एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पी क्षेत्र में क्या होता है, होल। तो जब इसमें सूर्य का प्रकाश, या जब आप पीएन संधि पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे प्राचीर विभव या फिर रोधिका विभव रहता है। तो जब सूर्य का प्रकाश एन
पट्टी को पार करके कहाँ पे पहुंचता है, जंक्शन पे, पीएन जंक्शन पे। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं, वो एक दूसरे की ओर जाने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक करंट फ्लो होता है, ठीक है, जिसको हम अलग से एक बाह्य एक्सटर्नल लोड जोड़ के हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको फिर बाद में हम एनर्जी के रूप में जोड़ सकते हैं। तो ये ऐसा करके ना एक डायग्राम है सोलर सेल का, आप इसको डायग्राम को बिल्कुल बनाइए, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि निर्माण पूछा है तो आप डायग्राम सहित उसको निर्माण को बताइए। फिर कार्यविधि अब कैसे काम करता है, वैसी जैसे सबसे पहले सनलाइट आया, ठीक है, सनलाइट आया, फिर वो एन पट्टी को पार करके जंक्शन पे पहुंचता है, जिससे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक दूसरे की तरफ विसरित होने लगते हैं। ऐसा करके इसका पूरा विधि को समझाना है, इसमें डायग्राम आप बिल्कुल बनाइएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य, ठीक। मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। मे भी बहुत सारे लोग ना इसको भूल गए होंगे, प्रश्न सीधा सीधा सेरिब्रम, सेरिब्रल, ये सब नहीं लिखना है। 3 पार्ट में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या है, जो 3 मुख्य हैं, एक सेरिब्रल है, ठीक है, डायनसेफेलॉन है और घ्राण पिंड है। तो आप तीनों को एक एक लाइन में एटलीस्ट सबके कार्य लिख दीजिए। जैसे घ्राण पिंड है, उसका काम क्या है, गंध कराना। इसको आप ऐसा बगल में ना एक छोटा सा आप इधर डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ मस्तिष्क का, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, तो ऐसा करके डायग्राम बना दीजिए यहाँ पे। फिर पहले क्या है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सा पार्ट है, घ्राण पिंड है, ठीक है। तो आप इसको एक लाइन में आप इसका कार्य लिख दीजिए यहीं पे, घ्राण पिंड, सेरिब्रल और फिर डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन भी 2 पार्टों में बटा हुआ है ना, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। क्लियर है। तो इसको आप एक एक लाइन में ही कार्य बताइए, लेकिन सब चीजों को मेंशन करेंगे ना तो क्वेश्चन ऐसा लगेगा चेकर को कि नहीं आपको सब पता है। अब इसके इसी के 2-3 कार्य लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे घ्राण पिंड का काम है गंध कराना, यहाँ पे लिख दीजिए कार्य क्या है, गंध का ज्ञान कराना, ठीक है। फिर सेरिब्रल, ये सोचने समझने की शक्ति वो करता है। फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सर्दी गर्मी निद्रा, इन सब चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है क्या, मेड्यूला, नहीं क्या, सेरिब्रल पिंडिकल है ना, सेरिब्रल हो गया, सेरिब्रम होता है ये, और एक क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ये जो सेरिब्रम होता है ये क्या करता है, सेरिब्रल और जो पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम पाया जाता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, श्वसन है, इन सभी को नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग हैं, एक सेरिबेलम है, सेरिबेलम है, ठीक है, और एक मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सबसे लास्ट में, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और एक क्या है, और एक मैं भी भूल रही हूँ अभी, हाँ, पॉन्स वेरोलाइन। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको एक एक लाइन में कार्य बता दीजिएगा तो पूरा आपका 8 मार्क्स का प्रश्न ये कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा आप चाहें तो इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ये 15 अंक का, एल्कोहल क्या है, ठीक। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसके साथ CH3MgBr का उपयोग करके प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। कुछ नहीं करना था, अगर आपको उसका रिएक्शन पता है, पहले एल्कोहल बता दीजिए, वो क्या होता है, OH समूह का, OH ग्रुप का होता है, ठीक है, ROH इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका आप सीधा सीधा डेफिनेशन लिख के जो तीनों प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल की जो अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, देखिए प्राथमिक अभिक्रिया जब कराते हैं तो किसके साथ कराना है हमको, CH3MgBr। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है इसका फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक। किसके साथ कराना है इसको क्रिया, CH3MgBr। तो पहले ना इसको कंबाइन करके लिखना, जैसे CH3 फिर ये CH2OMg
Br। फिर इसका जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? H2O के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? CH3C, ठीक है। इधर हो जाएगा OH और एक और समूह बनता है M, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 OH प्लस Mg OH Br, ठीक है। ऐसा करके बनेगा। अब यहाँ पे ना ये जो H है ये सिंगल H, बस इसको आपको रिप्लेस करना है। नेक्स्ट वाला जो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा उसमें H की जगह पे CH3 हो जाएगा, बस सेम चीज रहेगा। यहाँ पे H की जगह क्या हो जाएगा? वो CH3। तो ये जो एल्कोहल बना ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल, ठीक। और MgOH Br इसका सेकेंडरी उत्पाद है। अब इसका जो दूसरा रिएक्शन है वो भी उसी से रिलेटेड है। इसमें H के जगह पे क्या रख दीजिए आप? CH3, फिर CHOH, ठीक है। फिर MgOH, क्या है यार, MgBrOH है ना, यहीं पे लिखते हैं, चलो। CH3 इसका जो आप रिएक्शन है ना, सीधा सीधा आप इसको देख के ना लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे C है, CH3 हो गया, फिर CH2 CH3 एक यहाँ से भी ले लीजिए, फिर CHO, इसी के साथ क्या हो जाएगा? MgBr, ठीक। ये सबको एक साथ लिखना है। फिर H2O के साथ इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो वो MgOH Br हटा दीजिएगा, बाकी जितना बचा है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेम यहाँ पे एक H को हटा के यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए? CH3 लिख दीजिए। यहाँ पे ये ना सिर्फ CH होगा, ठीक है। ऐसे करके इसका 3 है, आप मॉडल आंसर में देख लीजिएगा, इसका रिएक्शन दिया हुआ है, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्या है? मानव श्वसन तंत्र को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है। अब श्वसन तंत्र को समझाना है हमको, श्वसन की प्रक्रिया को नहीं समझाना है। तो इसमें आप सेम, इसमें भी आप डायग्राम बनाइए। जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र का जो डायग्राम है, ठीक है, मुझसे भी बन नहीं रहा है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं चलो बनाने का। ऐसा नाक ये बड़ा सा, यहाँ से यहाँ पे क्या है? बगल में 2 फेफड़े हैं ऐसा, उसके नीचे क्या है? डायफ्राम। तो ऐसा करके ना आप इसमें डायग्राम बना दीजिए थोड़ा। उसके बाद फिर इसका नेमिंग कर दीजिए। ये क्या है? कूपिका वाहिनियां है, ये नासा छिद्र है, ये नासा मार्ग है, ठीक। ये 2 फेफड़े हैं, नीचे क्या है? डायफ्राम है। अब श्वसन क्या है? श्वसन जो है जीवों में एक अनिवार्य ऑक्सीकरण की क्रिया है, ठीक है, जिससे जीवों का विकास होता है और हम भोज्य पदार्थों को क्या कर सकते हैं? ऑक्सीकरण होता है इसी से। अब श्वसन तंत्र को क्योंकि बताना है हमको, तो श्वसन तंत्र को 2 भागों में बताया जाता है। एक इसका मुख्य श्वसन अंग, जो श्वसन अंग है वो एक मुख्य श्वसन अंग, जो कि क्या है? फेफड़ा, मुख्य श्वसन अंग। मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा। और दूसरा क्या है? सहायक अंग। अब सहायक अंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी? यहाँ पे नासा छिद्र, नासा द्वार, ठीक है। उसके बाद फिर नासा मार्ग है, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में कूपिका वाहिनियां। ऐसे करके इसका जो 4 पार्ट है उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक। इसी तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होगा, लेकिन आप डायग्राम बिल्कुल बनाइए, डायग्राम को मिस मत कीजिएगा। इसमें भले नहीं, इसमें बोल दिया गया है, लेकिन कई सारे प्रश्न में आपको नहीं बोला गया है कि आप इसमें चित्र बनाइए, लेकिन आपको बनाना है। अगर आपको लग रहा है कंटेंट आपके पास कम है और आपको डायग्राम आता है बनाने, तो आप बिल्कुल बनाइए, उदाहरण लिखिए। तो इस तरीके से जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, साइंस का। अब नेक्स्ट पार्ट सर बताएंगे मैथ्स का। आप लोगों ने अप्लाई किया था पिछले मेगा में कि मैथ्स को पहले बनाना है, किसी ने अप्लाई किया? कैसा रहा आपका अनुभव? ठीक था? पहले जब अटेम्प्ट किए तो कितने क्वेश्चंस बने आपके मैथ्स से? कि पूरा मैथ्स को पहले ही बनाना है, ऐसे कुछ था? ज़्यादा मार्क्स तो उसको बनाए थे, ठीक। कितना नंबर रहा आपका मेगा में? मेगा में 5? तो एक ही क्वेश्चन में आप छोड़ दिए थे क्या? अच्छा चलिए कोई नहीं। आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले होंगे आप लोग, कि फर्स्ट फ्रेशर हो? सब फ्रेशर हो? पहली बार सब जो है? हाँ जी, थर्ड होगा, ठीक है। मेंस दिए हो?
23 वाला दिए थे, चलो बहुत बढ़िया। ये जो है कौशल बघेल बोल के सर हैं रायपुर वाले, वो उन्होंने बहुत शानदार एनालिसिस किया है। हर पूरा मेंस का सिलेबस है ना, हर टॉपिक से अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं, कितना उनका वेटेज रहा है। अब उस हिसाब से जो है, क्योंकि मैथ्स का जो जनरली जो हमारा जो मॉडल आंसर है उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। लेकिन ये जो है आपको दिखाएगा कि क्वेश्चंस कहां तक पहुंच चुके हैं अभी, ठीक है, या कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हम लोग उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें देखिए 2-2 नंबर चर्चा नंबर, मतलब कौन से ईयर में क्या रहा है। अब शायद ये पीडीएफ पीएससी के हाथ भी लग गया, इसी कारण इस बार ना इससे चेंज करके ही क्वेश्चन पूछा। इससे पूछ चुका हूं मैं, अच्छा एनालिसिस करके दिया है, तो चलो चेंज कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले पता होगा कि जब 2018 से पहले मैथ्स जो है 200 नंबर का होता था, तो उसमें बहुत सारे सिलेबस थे, उसमें से बहुत सारे सिलेबस को काटा गया है, उसके बाद ही हमारा सिलेबस तैयार किया गया। पहले 200 नंबर का था, 50 नंबर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसका वेटेज उस 200 नंबर के हिसाब से ही है, क्योंकि इसमें मार्क्स लाना ही सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जैसे रेशनल नंबर, ये उनका फेवरेट है। आप कोई भी मेंस का क्वेश्चन उठा लो, पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा ही, ठीक है। रेशनल नंबर से क्वेश्चन मिलना तय है आपको। तो इसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं, आप अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो मैथ्स का भी नोट्स होता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप डालिए वहां, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को आप नोट्स की तरह बना लीजिए। आखिरी समय में आपको 2 दिन 4 दिन जितना भी बचा रहा होगा, उसमें आप जब पलटोगे तो आपको बहुत बेनिफिट ये देने वाला है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन को आपको बनाना है। देखिए रेशनल नंबर से जो है अभी तक जो क्वेश्चन है 2020 तक आया है, इसमें 23 और 24 का नहीं जुड़ा है अभी, ठीक है। बीच में जो है वो थोड़ा सा उटपटांग काल था, मध्यकालीन हमारा जो स्वर्ण युग कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं आपका 21 और 22, जिसकी चर्चाएं आज पीएससी में छपी है, तो वहां थोड़ा गायब था, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा गायब हो गया था। बाकी हर चीज में आप देखिएगा, देखिए रेशनल नंबर में ना वो टफ क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन हम लोग जो है ना इसको सिंपल समझ के नहीं बनाए रहते, इस कारण वहां टफ लगता है। और ये मान के चलिए पहला क्वेश्चन रहेगा और आपका 5 मिनट लेगा, ठीक है, तुरंत नहीं बनता है क्वेश्चन। तो इसको जो है आप ध्यान से अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि अलग अलग विधि से बनते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसको आप जो है हर क्वेश्चन को आप जो है, देखिए 13 क्वेश्चन दिए हैं अभी तक, और मैक्सिमम कितने 4 नंबर तक आया है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस का बंच भी बनाया जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसको दिया जाए, ठीक है। तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन देखिए 2 नंबर का लगातार पहले एक पैटर्न चलता था। यहां से देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, यहां तक चला है, लगातार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझिए, अगर कोई 8 नंबर का क्वेश्चन आपको थ्योरी लिखना है, आप थ्योरी लिखे और चेकर को मजा नहीं आया, ठीक है, तो वो उसमें 2 नंबर देगा। और जबकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको अगर आता है, आपने बना दिया, तो आपको 2 में 2 देगा। आप 8 नंबर में पूरा भी सही लिखोगे तो भी आपको 5 नंबर मुश्किल से मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका 2 नंबर का वेटेज आपके मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इस जो जो टॉपिक है जिससे स्पेशली आता है उसको आप अच्छे से करके रखिए। जैसे आपने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, आपका प्रिपरेशन नहीं था बोल रहे हैं आप, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस जो आना ही है, तय है आना ही है, तो उसको कम से कम अपने को करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको कट ऑफ जो है कट ऑफ के ऊपर ले जाने में बेनिफिट देगा, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक। अगर इसको कोई नहीं बनाया मतलब वो कट ऑफ से 2 नंबर पीछे है, सीधी बात है यहाँ, ठीक है, क्योंकि इसको सब बनाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में बनाइएगा। वैसे ही ये रेशनल नंबर्स, ये भी उनका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि रेशनल नंबर जो हमारा परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब पहला ही टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप सीधा देख सकते हैं, ठीक है, और इसको बनाइएगा। और इसमें जो भी डाउट्स आएगा तो एक बार हमसे चर्चा कर लीजिएगा, तो वो आपको अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आज जो है ये जो पैटर्न है जो अभी जो हमारे सिलेबस में है और हमारे सिलेबस में जो नहीं है, इसमें से क्या पढ़ना है आपको, क्या आपको नोट्स में रखना है, वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर का तो है टॉपिक ये, ठीक है। तो ये देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं पहले, मतलब आप हर जगह देखोगे 8-8 नंबर तक के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। तो इतना टफ भी पहले 200 नंबर का होता था ना, तो भी थोड़ा टफ दिया जाता था, तो अब 50 नंबर के में भी इतना टफ दिया जा रहा है। तो आप इसको हर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस अगर आपके नोट्स में, आपके बुक्स में, कोचिंग के बुक्स में मिले तो उसको ऐड करके रखिएगा, ठीक है। ये देखिए इस सिमुलेशंस वाला भी उनका क्वेश्चन रहता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा,
चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो, ये वाला क्वेश्चन भी आपको हमेशा सिमुलेशंस वाला देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला देखिएगा, ये वाला देखे होंगे आप लोग, ठीक है, जो हम लोग 10वीं में पढ़ते थे, ये 10th में है ना हम लोग का। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक, ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाला, इसमें से शायद हाँ ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो 5वां नंबर का जो है ना, इसको आप देखिएगा, ये वाला हमारे सिलेबस में भी जुड़ा नहीं है। ठीक है, हटा दिया गया है, ये वाला हटा दिया गया है। ठीक है, 22 में पूछ दिया गया था, हाँ 22 से पूछा गया था, क्योंकि वो स्वर्ण काल था हमारे पीएससी का, तो पूछ दिया गया था। ठीक है, हाँ बैंकिंग में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चंस बहुत लंबे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत लंबे बनते हैं और हमारे पास जो आंसर सेट रहता है उसमें उतना जगह नहीं रहता। जैसे आयकर का गणना है, आयकर का गणना आप खुद करोगे तो बहुत लंबा जाता है, लेकिन अब जो है पेजेस थोड़ा 2-4 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है, तो 10 नंबर के में सीधा सीधा आ सकता है। 2021 है आई थिंक, उसमें स्लैब नहीं दिया गया था, जो आयकर का जो स्लैब होता है ना, नहीं दिया गया था, वो उन्होंने लिख दिया था वर्तमान स्लैब के अनुसार बनाओ, और बहुतों बच्चों को पता नहीं था, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस का डिमांड रहता है, जो डिमांड रहता है वो दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई लॉग है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, कोई लॉग है, अगर वो लॉग आया है तो उसका जो मान जितना आता है वो दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्वर्ण युग में नहीं दिया गया था कि जो स्लैब है आप अपने से याद करके जाओ। तो ये जो है आप अपने नोट्स में वर्तमान स्लैब जब भी मेंस दिलाने जाओ तो वर्तमान स्लैब को बगल में लिखिएगा कि कितनी किसको छूट मिली। अभी जो लास्ट टाइम जब स्लैब आया तो उसमें सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए छूट भी मिला है बहुत सारा, तो वो सब भी चीजें आपको रखनी है। ठीक है, अब मैथ्स में करंट कहाँ जुड़ेगा, सिर्फ इसी पोर्शन में करंट जुड़ेगा, आयकर स्लैब में। ठीक है, तो करंट को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है। और देखिए पूरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें अच्छे से। ठीक है, तो इन सबको आपको बना के रखना है। ठीक, हाँ ये एलसीएम एचसीएफ तो आपको देखे होंगे हर जगह, हम लोग बचपन से ही लगभग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें से भी आप जो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसको बनाइएगा बढ़िया से। ठीक है, थोड़ा टफ कर सकते हो इसमें, क्योंकि भविष्य में टफ आने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेंस का कट ऑफ आप देख रहे होगे बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इस बार शायद कट ऑफ जो है, जैसे पिछले बार हम लोग टॉप 50 का कैलकुलेशन किए तो आई थिंक 675 या 680 के पास टॉप 50 का नंबर रहा मेंस का। ठीक है, अब जो है वो घट के आई थिंक 650 तक चला गया होगा, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ था और अलग अलग बेसिस में आया था। ठीक है, हाँ ये वाला पोर्शन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस नहीं है इसको, मतलब जो पोर्शन नहीं है ना उसको आप जो है मार्क कर लीजिए, और इसको आपको नहीं बनाना है, स्लो हो जाता है थोड़ा ना। ठीक है, तो इन सबको देख लीजिएगा वीडियो को फिर से, और इन सबको आपको नहीं बनाना है, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल देंगे। आपका नोट्स कम से कम ये होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या है इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ये उसी का क्वेश्चन है, ये सबको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे में नहीं है। ठीक है, हाँ ये सब नहीं है, ये हट गया, 10th में रहता था, बहुत फेवरेट रहता था। ठीक है, ये सिलेंडर वगैरह भी नहीं है हमारे में, इसको भी हटा दीजिएगा। ठीक है, ये ज्योमेट्री पोर्शन है, ये भी नहीं है। हाँ ये जो बाइनरी डिजिट सिस्टम है इसमें जो है ये पहले था पीएससी में, अब इसको भी हटा दिया गया है, जो कंप्यूटर वाला सेक्शन था उसमें था ये। ठीक है, ये क्या है, एल्गोरिथम मेथड, ये भी नहीं है अभी हमारे में। ठीक है, हाँ ये हमारा फेवरेट रहता है मीन मीडियम मोड। ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, हर साल। ठीक है, वो कुछ ना कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछेगा है, तो ना इसको कम से कम आप लोग जो आना ही है तय है उसको बढ़िया से करिए और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और देखिए इसमें हम लोग तो ये मीडियम मोड वाला थोड़ा सा टफ करने के लिए ये सब डालता है ना आजकल, थोड़ा सा डायग्राम पोर्शन से वो कर रहा है। ठीक, ये भी उसी से है सब, तो इस तरह से टफ वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, 10th की बुक में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको आप नेट वगैरह से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए दोनों को जोड़ने वाला बना दिया है। हाँ प्रोबेबिलिटी पहले जब आता था क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी उसमें 2 नंबर का रहता था, इस बार 10 नंबर के में प्रोबेबिलिटी डाला गया है। और किसमें डाला गया है, वो परिमेय क्या बोलते हैं उसका, जो अरे नियम होता है ना, योग वाला है और बहुत सारे क्या क्या बोलते हैं उसको, परिमेय बोलते हैं, सिद्धांत वगैरह जो टाइप का नहीं है, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला ऐसे टाइप के जो है ना, इसका मेथड जो है उससे पूछा जा रहा है, तो इसको टफ
कर रहा है तो इसको टफ तरीके से तैयार करना है आपको, ठीक है, एक लेवल अप करना है इसको, ठीक। और वैदिक वैदिक वाला भी हर साल के पेपर में कम से कम 6 नंबर का वैदिक आना तय है, एक 2 नंबर में रहेगा, एक 4 नंबर में रहेगा, या फिर 4 नंबर में भी एक दे सकता है। तो वैदिक गणित जो है थोड़ा सा हम लोग जो है सिर्फ 10th का बुक पढ़ते हैं, 10th के बुक के अलावा जो है वैदिक गणित जो है आप इंटरनेट में यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पोर्शंस जो है आपको अच्छे से करके रखना है। ये क्यूब रूट वगैरह ये नहीं आता हमारे में, ठीक है। ये क्यूब रूट वाला ये ऐसे वाला क्वेश्चन देखो 2016 में एक बार दिया गया था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आ भी सकता है ये, ठीक। और ये जो विनुकुलम है, निखिलम और विनुकुलम, ये 2 मेथड है, उनका पीएससी फेवरेट रहता है ये, ठीक है। तो इसको भी आपको करना है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस है मेनली आपको हम लोग जो है टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे, इसको बढ़िया से बना कर रख लीजिएगा। और उम्मीद था कि आप लोग जो है एक बार अप्लाई करते मैथ्स को सुरुंग बनाने का, क्योंकि ये बहुत अनुभव के बाद आया है। मेरा 7th मेंस था, मैं हमेशा पीछे ही बनाता था, और उस समय कभी 45 मिनट बच रहा है, कभी 40 मिनट बच रहा है, तो वही है 20 नंबर 25 नंबर इतना ही कर सकता था, ठीक है। बाकी मेरा जो 10th में मैथ्स में मेरा 100 में 100 है, लेकिन इंसान जो है जो समय परिस्थिति और प्रेशर है वहां पर अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाता वहां पर। तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और अभी तो आपको मौका मिलेगा मेगा का, तो आगे अप्लाई कीजिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये नहीं है हमारे, ये भी हमारे सेक्शन में नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट ग्राफ, हाँ ये तो आता ही है, ये आपका 10 नंबर के में एक तो देखा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो पॉइंट्स में आते हैं ये आपका माथा पच्ची कर सकते हैं, तो इससे बच जाइएगा। इससे कुछ दूसरा क्वेश्चन होना तो सिंपल उसमें जाइएगा, क्योंकि यहाँ ना वो फंसाने का बहुत कोशिश करता है। और पॉइंट में जब क्वेश्चन पॉइंट में दिया है, मतलब आपका आंसर जो है पॉइंट में सही होना चाहिए। जनरली हम लोग को क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे 130.5, किसी का 130.4 आ गया तो 130 सही है तो सबका सही है, लेकिन जब पॉइंट में दिया गया है तो अगर 5 आंसर तो आपको 5 लाना ही पड़ेगा। और उसी छोटे छोटे चीजों में पीएससी नंबर काटता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट वालों को ना जहां तक आपको ना लगे कि इसको मेरे को बनाना ही चाहिए, तब तक मत छूना, ठीक है। और इसमें देखने को मिलेगा हम लोग को ये इतना ही कम से कम अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो भी आपको बहुत सारा मेंस में बेनिफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं उस रीजनिंग सेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही, इसका भी क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग बना कर रखिएगा। परसेंटेज है और इंटरेस्ट, हाँ इस पीएससी जो है ना सिंपल इंटरेस्ट बहुत कम पूछता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछता है। तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है आप जो है अच्छे से करके रखिएगा। ये आप लोग पहले देखे हो कौशल बघेल वाला एनालिसिस, आप देखे होंगे, क्योंकि आप जो है आप लोग देखे हो ये एनालिसिस कौशल बघेल वाला, ये पीडीएफ देखे हो पहले आप लोग देखे हो ना। हाँ तो इसको जो है इसका पूरा पीडीएफ भी है, इसको हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका बस बढ़िया प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो पहले एक बार पढ़ लिया, या फिर कोचिंग में पढ़ा ले कहीं भी, उसके बाद क्वेश्चंस देख लो कहाँ तक क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर आपका माइंड वो फ्रेम कर लेगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब कोई टॉपिक पढ़ोगे आप, देखिए कोई उद्देश्य से लेके कुछ चीज को पढ़ोगे तो आप ढूंढोगे उससे, बिना उद्देश्य से पढ़ोगे तो सब इंपॉर्टेंट लगता है, समझ रहे हो। जब आपके माइंड में क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद खोजो, वो आपको याद रहेगा। याद करने का तरीका ये भी है कि आप अपने माइंड में क्वेश्चंस बनाओ ना, क्वेश्चंस ढूंढो आप, अच्छा ये हुआ ऐसे तो ये कैसे होगा। अब जब आप ढूंढोगे पुस्तक में तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने उसको जिया है, ठीक है। कहीं रटा नहीं है, कहीं ऐसी सिंपल पढ़ा नहीं है, तो आप माइंड में क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। और जिनका प्री नहीं निकलता है ना, तो उनको भी एक सजेशन है कि पहले तो PYQ आप सॉल्व करोगे, उसके बाद अपने माइंड में क्वेश्चन बनाओ। कुछ भी पेपर भी पढ़ रहे हो ना, हाँ जैसे आज वो क्या ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है एक तो मूवी, क्या नाम है उसका, क्या बॉय कुछ ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। एक असमी गायक थे हमारे गर्ग, ठीक है, जुबिन गर्ग, उनका देहांत हुआ है। तो वो किस स्टेट से हैं ऐसे बोल के पहले पीएससी में पूछा गया है, मतलब दूसरे के नाम से पूछा गया है। तो आप जब पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ इसको ऐसे पूछ सकता है, तो आपके माइंड में वो फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। एवरेजेस से भी क्वेश्चन आएंगे, और टाइम स्पीड डिस्टेंस ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे व्यापम हो चाहे कहीं से भी हो। तो इन क्वेश्चंस को रिवर बोट भी है, ठीक है। और ये नहीं आता हमारे उसमें, ठीक है, एनालॉग टेस्ट नहीं आता ये, ठीक, ये वाला दोनों नहीं आता, कोडिंग भी नहीं आता हमारे में,
ठीक है। लेकिन पीएससी जो है जैसे अभी वो सरप्राइज कर रहा है, तो एक बार देख सकते हो, पता है ये व्यापम की तैयारी भी आप लोग कम से कम बैकअप में करते ही होगे, और उसमें ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ आप लोग को डाउट्स आएंगे तो आप हम लोग से और जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग को जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। जो जो सिलेबस में नहीं है उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये वाला भी शायद सिलेबस में नहीं है, क्या है, हाँ ये वाला भी सिलेबस में नहीं है। ये डब्बा उब्बा गिनना नहीं रहता, पासा वासा खत्म कर दिया हमारे उसमें। ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ना पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है बोल के नहीं पूछता। ठीक है, क्योंकि जगह भी लेता है, क्योंकि पीएससी का जो वो रहता है क्वेश्चन बुकलेट, उसमें भी थोड़ा जगह ज्यादा लेता है ना ये, इस कारण वेन डायग्राम नहीं पूछता। जनरली आज तक पूछा नहीं गया है, जब 200 नंबर का था तभी पूछा गया था, उसके बाद नहीं पूछा गया है ये। ठीक है, तो आप लोग के मन में कोई ऐसे डाउट्स आ रहे होंगे मैथ्स से, क्योंकि शायद मेगा के बाद और है सर, इसके बाद और मेगा टेस्ट है मैथ्स का, फाइनल वाला है, तो बहुत लंबी दूरी है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मैथ्स जो है कंटिन्यू रखिए बढ़िया से, और किसी को डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ऑल ओके, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, आज पिछले बार हम लोग देख लिए थे अप्लाइड साइंस का कहाँ कहाँ सिलेबस से कहाँ से क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो उस पर बार बार चर्चा न करते हुए आप लोग को जो आज का है धर्मेंद्र सर बताएं अभी, ठीक है, उसी का पीडीएफ है ये, और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, मॉडल्स आपको मिल गया है, लिखना कैसे ये भी पता है, पिछले बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज दूसरी चीज़ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। देखो, ये आपका एनालिसिस है 2022 तक का। ठीक है, ये एनालिसिस पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो पेड वाले हैं। इसमें देखो यहाँ पे पेपर 3 पार्ट 1 टेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन आ रहा है। विविध मिसलेनियस क्वेश्चन, अभी तक 3 क्वेश्चन आए, परसेंटेज बताया गया कितने क्वेश्चन आए हैं और कितना परसेंटेज है, अभी तक इतना क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन से साल में आया वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, ग्रामीण भारत में आईटी की भूमिका से अभी तक 7 क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 तक, और भी आ चुके होंगे 23-24 में, इसमें 23-24 का इसमें है नहीं। ठीक है, आईटी के वृहद अनुप्रयोग से अब तक कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि 11% का बनता है। फिर कंप्यूटर का देखो नॉलेज, कंप्यूटर सबसे ज्यादा बोला था 20 क्वेश्चन आया हुआ है और 21% है, और 23-24 में भी 20 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था। 18 से 20 नंबर का कंप्यूटर ही पूछ रहा है 75 मार्क्स में। ठीक है, मैं 23 का कॉपी लेके आया हूँ अपना, वो खुद दिखाऊंगा। तो याद रखना, कंप्यूटर को आपको क्या करना है, पढ़ना है। वेटेज किसका है, कंप्यूटर का, देख रहे हो ना, यहाँ से वेटेज देख के पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये क्या है आपका स्कोरिंग है पेपर 4 में। फिर है आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास, जो सॉफ्टवेयर विकास किया गया है, जैसे कि आपका क्या विकास किया गया है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। ठीक है, आजकल छत्तीसगढ़ में अभी बिलासपुर में खुला है फटाफट, देखो नहीं, एक नया आया है फटाफट, ये ऐप है। बिलासपुर में जितने दुकान है उसमें क्या होगा, जुड़ी हुई है। अब आपको कुछ भी चाहिए होगा उस पर आप कर सकते हो, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि का सॉफ्टवेयर विकास, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक, तो आप इसमें क्या करना है, इस टॉपिक को जब रिवीजन करोगे तो क्या कर सकते हो, यहाँ से स्किप कर सकते हो, है ना। मतलब अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, मतलब आगे के चांस बहुत कम है। ठीक है, आएगा अभी तो आप नॉर्मल पूछ सके, अमेजॉन के बारे में, फ्लिपकार्ट में, ओयो के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। एक आर्थिक सॉफ्टवेयर कौन कौन सा विकास किया गया है, पूछ कोई 4 सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए, वो सब जानते हो आप लोग। ठीक है, इसलिए आज तक कभी नहीं पूछा गया यहाँ से। दूसरा को क्या पूछा गया है, ऊर्जा संसाधन से। अब ये फेमस टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, ऊर्जा की मांग से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बताया था उस दिन भी, नवीनीकृत और अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत, उस दिन बताया था। और यहाँ से देखो 14 क्वेश्चन आया है, जो कि 15% बनता है टोटल पेपर में। ठीक है, तो अभी तक 14 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, 2022 तक। नाभिकीय ऊर्जा के देश में विकास, अभी तक 8 क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से नाभिकीय ऊर्जा से। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट, यानी कि 14 और 8 कितना होता है, 22 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आया है, वो पुराने सिलेबस में आया है, नए सिलेबस में नहीं आया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये भी 5 क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी पुराने सिलेबस में, अभी नए सिलेबस में नहीं आया है। इनसेट और ISR संयंत्र, ये भी पुराने क्वेश्चन में आया है, अभी नहीं आया है अभी तक। ठीक है, कृषि का उद्भव एवं विकास, यहाँ से अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन, पिछला आया था BT का पास, तो अभी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, कृषि विज्ञान में प्रगति और उसके प्रभाव, यहाँ से भी 1 ही क्वेश्चन आया हुआ है। फसल विज्ञान से भी हाँ, ये उर्वरक से 7 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कृषि वाले से कम क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, उर्वरक इंपॉर्टेंट है आपका। उर्वरक एक बार पूछा था कि नीम से खाद कैसे बनाते हैं, 2020-21 में आया था, नीम से
हाँ हाँ 2022 में जो भी आया होगा, 20-21 में मैं एक बार दिया था, 21-22 में दिया नहीं हूँ, तो 19 या 20 में आया था कि नीम से कैसे खाद बनाते हैं, नीम से, ठीक है, उसकी प्रोसेस बताइए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी तक देखो इतना क्वेश्चन बड़े बड़े टॉपिक्स आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कीट नियंत्रण और भारत में रोगों का परिदृश्य, जो कीट से बताया था कि जैविक नियंत्रण क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और भारत में रोग कौन कौन से लगते हैं, उन रोगों का परिदृश्य क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तक 5 क्वेश्चन आया हुआ है, और ये नए सिलेबस के सारे नीचे वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्यावरण से, अब देखो पर्यावरण में क्या है, जैव विविधता से क्या क्वेश्चन आया, अभी तक 4 क्वेश्चन आया हुआ है। अनुवांशिकी से क्या है क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण से केवल 2 क्वेश्चन आया हुआ है। जैव विविधता के महत्व से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। जैव विविधता का सामाजिक नैतिक वैकल्पिक दृष्टि से महत्व से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये टॉपिक है आपके इन्वायरमेंट में, अलग अलग टॉपिक है, उस टॉपिक से एक टॉपिक से एनालिसिस है। हालांकि देखो अगर पूरा देखोगे तो पूरे सबसे ज्यादा क्या होता है, जैव विविधता से क्वेश्चन आए हुए हैं, बताया था लगभग 20 से 25 मार्क्स के आते हैं यहाँ से, ठीक है। भारत एक जैव विविधता राष्ट्र के रूप में है, यहाँ से की क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज्यादा कहाँ से आया हुआ है, हॉटस्पॉट से, बताया था उस दिन हॉटस्पॉट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट से 6 क्वेश्चन आया हुआ अभी तक, ठीक है। और आपके बायोडाइवर्सिटी के हानि या लाभ से भी 8 क्वेश्चन, खतरे क्या होते हैं उससे 8 क्वेश्चन आया हुआ अभी तक। जैव विविधता को क्षति से, भारत की संकटापन्न एवं संकटापन्न एवं स्थानीय प्रजातियों से क्या क्वेश्चन आया है, 7 क्वेश्चन। तो ये बड़ा टॉपिक है, इसमें भी देखो जैव विविधता में सब नहीं पढ़ना, मेन टॉपिक कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़ना, क्योंकि ये नया सिलेबस का है, ठीक है। फिर बताया था इन सीटू और एक्स सीटू, ये भी क्वेश्चन देखो अभी तक 10 क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, इन सीटू और एक्स सीटू से, ठीक है। फिर प्रदूषण वाला आ गया, प्रदूषण से तो बताया हूँ हर साल आता है। प्रदूषण का प्रभाव नियंत्रण उपाय, ये देखो 5 क्वेश्चन आया अभी तक, ठीक है। फिर जल प्रदूषण से, जल से अकेला 8 क्वेश्चन आया हुआ है। समुद्र से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। मृदा से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में भी आया था, तो ये 3 क्वेश्चन आ गए यहाँ से। ध्वनि प्रदूषण से 2, तापीय से 3, तो देखो पूरा प्रदूषण से ही देखो यहाँ दिख रहा है। प्रदूषण से अगर हम लोग देखें तो क्या है आपका 8, 10, 2, 12, 12, 14, 14, 3, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन तो खाली प्रदूषण से आ चुका, ठीक है, 12 साल में। तो ये आपका क्या है, एक बताया था जैव विविधता 20 से 25 मार्क्स का, एक बताया था पोल्यूशन अकेला, और बताया था कंप्यूटर, है ना, 18 से 20 में पूछ रहा है, उसमें AI टेक्नोलॉजी, है ना, ये सारा। अब यहाँ पे देखो आपका टोटल जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से। अब इधर ये पुराने सिलेबस का है, आपदा प्रबंधन ये सब हमारे नहीं है। प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका, ये हमारे सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। ये परिवार नियंत्रण ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ये देखो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कौन कौन साल में आया हुआ है। तो आप ये देखो कि 2020 में आपका विविध मिसलेनियस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है, क्या पूछा है 2020 में कि पर्यावरणीय आचार नीति प्रभावित कीजिए। पर्यावरणीय आचार नीति, आचार नीति क्या होता है, इथिक्स क्या होती है, जैसे कि पर्यावरण में आपकी मॉरल एबिलिटी, जैसे आप रोड में जा रहे हो, अब आपके सामने कोई कचरा दिखा, कोई आदमी जा रहा है वो कचरा फेंक दिया, ठीक है, तो आपकी नैतिकता क्या होनी चाहिए, उस कचरे को उठा करके डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। तो ये आचार नीति है, पर्यावरण आचार नीति। कोई पेड़ काट रहा है तो जाके चिपक जाओ, नहीं मैं नहीं काटने दूंगा, ये पर्यावरणीय आचार नीति होती है। तो ये आचार नीति कोई आचार वाला नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी मोरलिटी क्या होनी चाहिए, एथिक्स क्या बोलता है कि पेड़ कट रहा है तो आपको रोकना चाहिए, कोई कचरा फैला रहा है तो उसको रोकना चाहिए, है ना। पोल्यूशन को रोकने के लिए आचार नीति लाई गई है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, है ना। मौलिक अधिकार क्या है, चैलेंजेबल है, मौलिक कर्तव्य रिलेवेबल नहीं है। जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करो, आप नहीं भी करोगे तो भी कोई मारने पीटने नहीं जा रहा है, पर एक भारत के नागरिक होने के नाते आपसे क्या बोला जाता है कि आपको मौलिक कर्तव्य का सम्मान करना चाहिए। वैसे ही पर्यावरणीय आचार नीति पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, ठीक है। फिर ग्रामीण भारत में IT की भूमिका, अभी देखो यहाँ से अकेला 40 नंबर क्वेश्चन आया था 2013 में। अब हम लोग ये नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि 18, 19, 20, 21 में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो हम लोग क्या देखने जानना है, ग्रामीण भारत में IT की भूमिका से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये टॉपिक हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देख रहे हो ना, 18, 19, 20, 21 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 22 तक का है, 23, 24 है नहीं। IT के वृहद अनुप्रयोग से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखो आया हुआ है IT के वृहद 18, 20, 20, 20, 22, है ना, 18 से 22 तक लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ई टेक्नोलॉजी का लाभ कृषि क्षेत्र में क्या है, ई चौपाल बोला था, ई चौपाल क्या आया है, सूचना प्रौद्योगिकी ग्राम परियोजना, समान व्यक्ति के लिए ई गवर्नेंस क्या आवश्यक है, ये जनरल क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित व्यापार नीति का लाभ बताइए, IT के द्वारा क्या व्यापार में लाभ हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 18 से 22 तक, मतलब ये टॉपिक भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। तो ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में देखो 12 से लेकर के 22 तक पूरा मिलेगा, 17, 18, 21, 22, है ना, देख रहे हो। 22 में ही कितना क्वेश्चन आया हुआ है, 2, 2, 4 और 4, 8, और पिछले साल तो 18 नंबर का आया था। अगर एआई जोड़ लो, एआई पूछा गया था ना 2023 एग्जाम में, एआई को पूछा था 4 नंबर में, 2 नंबर में, 8 नंबर में, एआई में कृषि का प्रयोग कैसे है। तो ऐसे को जोड़ोगे तो कृषि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी दोनों मिला करके 18 से 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी में कंप्यूटर, तो 2-2 नंबर का आया हुआ है 21 और 22 में। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर का विकास, तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन है 17 में, 18 से 23 तक के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा की मांग और नवीनीकृत और अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। देखो 12 से लेकर शुरू हुआ है और आपका 19, 20, 21, 22 तक आया हुआ है, मतलब लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं किससे, ऊर्जा से। तो आपको पढ़ना क्या है, ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे देखो बड़ा क्वेश्चन भी है, 2 नंबर और 4 नंबर और 8 नंबर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 8 नंबर का बड़ा सेक्शन है, यानी कि ऊर्जा पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। एनर्जी, नवीनीकृत अनवीनीकृत सब जानते हो। नवीनीकृत जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक। और अनवीनीकृत कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, इन सब बारे में पूछता है। तो ये सब जनरली क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या है एग्जाम हॉल में उससे रिलेटेड चीजें जो है वो उसको पढ़ के जाना है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा के देश में विकास। अब देखो यहाँ से ना पुराने सिलेबस में क्वेश्चन आया है, एक बार नया क्वेश्चन क्या है, 19, 21 और 22 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। अब 19 में क्वेश्चन क्या है, 19 में आया कि नाभिकीय ऊर्जा, हाँ यह है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, भारत में कार्यरत नाभिकीय संयंत्रों का नाम लिखिए और नाभिकीय ऊर्जा के लाभ और हानि। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है और इसी में 4 से 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो आप लोग सब जानते हो यूरेनियम प्लूटोनियम से बनता है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बता के बताओगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हुआ, भारत में 8 या 9 है, ठीक है, मैप बना के बताओगे कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहला तारापुर था। तीसरा क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के लाभ और हानि। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, लाभ बताना है, हानि बताना है। तो यानी कि यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया और टोटल कितना है, 15 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किन अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है, केवल नाम लिखिए। केवल नाम लिखने बोला तो केवल आपको नाम लिखना है, 2 नंबर में केवल रिएक्शन बताना। भारत वर्ष के विद्युत उत्पादन करने वाले 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के नाम लिखिए, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आया, नाभिकीय संयंत्र का नाम, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखें क्वेश्चन के दोबारा क्या हुआ, रिपीट हुआ ना। और इसको कितने में पूछा है, केवल 4 नंबर पे, और नाम लिखना है बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है, इसके प्रमुख उपयोग। अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला 15 में, अब यहाँ पे क्या पूछा है, उपयोग, एक्स्ट्रा चीज जोड़ा है, उपयोग क्या होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत उत्पादन में, कैंसर के उपचार में, बहुत सारी जगह कर रहे हैं, ठीक है, ट्यूमर में, तो इन सब जगह पे यूज कर रहे हैं। देखो 8 नंबर में, मतलब एक ही क्वेश्चन है, सो घुमा फिरा के बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, समझे ना। ये नए सिलेबस से लेकर पुराने सिलेबस में हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मतलब हमको नाभिकीय ऊर्जा क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। मतलब नाभिकीय ऊर्जा जब पढ़ेंगे तो हम नाभिकीय ऊर्जा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बनता कैसे है, उसके लाभ, हानि, उपयोग, और साथ ही साथ भारत में कहाँ कहाँ नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हो रहा है और भविष्य में कहाँ कहाँ लगना है, प्रस्तावित है ना, 4-5 जगह प्रस्तावित है, उन सबको करंट में ऐड करना है। तो आपका करंट यहाँ पे ऐड होगा, पेपर 4 पार्ट 3 में करंट ऐड होता है, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान में कौन सा सुपर कंप्यूटर चल रहा है या कौन सा टेक्नोलॉजी नया आने वाला है, ये सब पूछेगा, 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी, ये सब पूछ सकता है। ये पूरा पेपर करंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। तो यहाँ से अभी नया सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आया है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। फिर है अंतरिक्ष कार्यक्रम, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आया है, इसको भी स्किप कर सकते हो। IRS से भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। कृषि का उद्भव विकास, यहाँ से देखो 15 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है 16 में, अभी 15 नंबर से इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं आए, छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पिछले साल पूछा था 2023 में, अभी अभी हम लोग 2023 वाले में, कि कृषि में AI का प्रभाव, ऐसा क्वेश्चन आया था, हाँ 24 PSC में, ठीक है। कृषि विज्ञान में प्रगति और उसके प्रभाव, इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखो 13 में, 14 में, ठीक है। तो कृषि क्रांति यानी कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन क्रांतियों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो पॉली हाउस आया था, कब आया था, 13 में। इस बार क्या बोला था, ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग, हरित घर को पूछा गया था, हाँ ठीक है, इस बार हरित घर को पूछा गया था।
भारत में फसल विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि फसल संरक्षण के नवीन दृष्टिकोण, फसल को संरक्षण करने के न्यू टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखी 2013 में। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी, ठीक है। उर्वरक से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। उर्वरक से, उर्वरक क्या होते हैं? जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, है ना। अब नाम पूछता है कभी कभी, या एक बार पूछा नीम से उर्वरक कैसे बनाते हैं, उसको बताओ प्रोसेस पूरा, ठीक है। रासायनिक उर्वरक तुलना में कैसे ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। खाद किसे कहते हैं, और अब लोग उर्वरक और खाद में अंतर पूछ सकता है। उर्वरक अलग होता है, खाद अलग होता है, ठीक है। देखो खाद किसे कहते हैं, फिर पूछा उर्वरक क्या है, ठीक है। बायो उर्वरक के लिए 2 लाभ के बताइए। बायो उर्वरक जैसे गोबर से जो भी बनता है बायो से, बायोडिग्रेडेबल, उससे क्या लाभ हो सकते हैं। फास्फोरस युक्त उर्वरकों का खेत में उपयोग करने का सही समय क्या है। अब जो खेती किसानी करता होगा पहले तो पता भी नहीं होगा फास्फोरस में कौन सा मैं डाल रहा हूँ। और जो व्हाइट कलर का होता है वो फास्फोरस होता है, एक गोला गोला होता है यूरिया होता है। तो इसका सही समय क्या होता है, जब हम लोग बीज बोते हैं, ठीक है, उस समय डाला जाता है। पोटाश युक्त किन्हीं 2 उर्वरक के नाम लिखिए, ठीक है। तो पोटाश वाले उर्वरक का नाम लिखिए, केवल नाम बोलना है तो नाम लिखना है वहाँ पे, है ना। मतलब उर्वरक से क्वेश्चन पढ़ना है। कीट नियंत्रण से भारत में रोगों का परिदृश्य, तो जैविक नियंत्रण पूछा था, कब पूछा था, 2012 में पूछा था, और सेम इसको रिपीट कर दिया था 2023 में। जैविक नियंत्रण क्या है आया हुआ था क्वेश्चन, 2 नंबर में ही आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें 23 का दिया नहीं है। कीटनाशक प्रतिरोध, जैविक कीटनाशक लाभ, जैविक कीटनाशक विधि बताइए, बार बार वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा गया। मतलब आपको ये टॉपिक पढ़ना है, कीट नियंत्रण, ठीक। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2023 में आ चुका है, 2 नंबर में ही, ठीक है। अब देखो ईवीएस, पर्यावरण सबसे आपका टॉपिक है जो आपको कवर करता है पेपर 4 पार्ट 3 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैविक क्षमता, ये क्वेश्चन अभी तक 12 के बाद नहीं आया है। जैव विविधता, ये बार बार हमारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अनुवांशिकी प्रजाति, यहाँ से देखो 20-21 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अनुवांशिक अल्फा विविधता, प्रजाति विविधता, जैव विविधता, ठीक है। जब ये आया बड़े क्वेश्चन में आया हुआ है, मतलब 2, 4, 8 में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन एक बार 21 में आया है कि किन्हीं भारतवर्ष के 4 जैव भौगोलिक क्षेत्रों का नाम लिखिए। कल नाम लिखने बोला था, लेकिन 2 नंबर में आया है और 4 नाम लिखना था, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ठीक है। बस 4 नाम लिख देना था और 2 में 2 नंबर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है ना, 4 उर्वरक को नाम लिखो, 4 बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र बताओ, तो बस 4 नाम लिख के आ जाओ। वो 4 में 4 या 4 में अगर 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। हो सकता है उसको चेक करके अच्छा लग जाए तो 2 में मिल जाएगा, ठीक है। फिर जैव विविधता के महत्व से एक बार क्वेश्चन आया 2022 में 8 नंबर का। जैव विविधता का सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि महत्व से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। विश्व स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय जैव विविधता का वर्गीकरण, भारत एक विविध राष्ट्र वाला राष्ट्र के रूप में, ये हमारा टॉपिक है। और यहाँ से 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत एक जैव विविधता वाला राष्ट्र है, समझाइए, ठीक है। अब कैसे बताओगे कि हमारे यहाँ 4 हॉटस्पॉट है, और 4 हॉटस्पॉट में सबसे ज़्यादा प्रजाति कहाँ रहता है, पश्चिमी घाट में 3000, और 1500 रहता है पूर्वी हिमालय में 4500। इसके अलावा छिटपुट प्रजाति मिलाकर हमारे यहाँ 6000 प्लस प्रजाति है जो कि स्थानीय है, ठीक है। जैसे कुछ प्रजाति जब देखे होंगे हमारे छत्तीसगढ़ में ही मिलता है, चाटा, है ना, जिसका चापड़ा चटनी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रजाति जो हमारे यहाँ पाई जाती है, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे बोध मछली बस्तर मिलता है, अब वो आपको भारत के अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा। जो गंगा डॉल्फिन है वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, ठीक है, वो वहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ स्थानीय प्रजाति जिसको जीआई टैग दिया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ का है ना नगरी दुबराज चावल, वो भी प्रजाति है, चावल की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट। तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हो, 12, 15, 18, 20, 21, 22, ठीक है। हॉटस्पॉट से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता को क्षति किससे पहुंच रही है। तो यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो, 12 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन आया हुआ है, और 22 में तो लगातार 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। जैव विविधता की हानि के 4 कारण लिखिए। एलियन प्रजाति किसे कहते हैं, ठीक। एलियन कौन होता है, जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से आते हैं और हमारे प्रजाति को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। जैसे कि गंधी कीट, कोई एक कीट आता है जो उड़ के आता है बाहर से और हमारे फसल को नुकसान करता है, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, एलियन प्रजाति, ठीक है। जल काय के सुपोषण, ये यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण समझ नहीं आता, यूट्रोफिकेशन ये आप जब पढ़ोगे तो उसमें यूट्रोफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है संकटापन प्रजाति, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, संकटापन प्रजाति क्या होता है, ठीक है। और एक बार बड़े क्वेश्चन में आया था 15 नंबर में, पूरा
रेड डाटा बुक से क्वेश्चन आया है, रेड डाटा बुक जिसमें IUCN की लिस्ट होती है। और ये देखो 15 नंबर में आया हुआ था कि IUCN ने लाल सूची खतरे में पड़ी प्रजातियों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त, विलुप्त, ऐसा है ना, अलग अलग श्रेणी बांटा गया है 4 से 5 श्रेणी में, तो उसी को बस लिख देना था। ठीक है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन आया 2021 में, और यहाँ से लेकर लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 12 से लेकर के 12, 15, 17, 19, 21, 22, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। फिर इन सीटू एक्स सीटू, ये तो फेवरेट टॉपिक है उसका, लगातार देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 12 से लेकर के 21, 22 तक पूछा है, क्योंकि इसमें 23, 24 नहीं, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पोल्यूशन। तो पोल्यूशन तो उसका फेवरेट टॉपिक है। पोल्यूशन से भी देखो 12 से लेकर के 19 तक पूछा है। फिर पोल्यूशन के उपाय से क्वेश्चन पूछा गया है 21 में। फिर क्या है, जल प्रदूषण, जल से देखो 13 में आया, 18 में आया, 19 में आया है, 19 में आया, फिर 21 में आया है, फिर 22 में आया है जल से। 2023 में मृदा पूछा था। ठीक है, तो हर साल ना एक पोल्यूशन पूछता ही पूछता है, इस बार बस नहीं आया पोल्यूशन। ठीक है, स्किप कर दिया। समुद्री से 20 में आया, फिर देखो मृदा से 13, 19, फिर 23 में आया था। ठीक है, इसमें दिया नहीं है। ध्वनि से आया है 2020 में। तापीय से आया है आपका 19 और 21 में, नया सिलेबस हम लोग देख रहे हैं 18 के बाद। ठीक है, वायु से आपका कब आया है, 18 और 22 में। ठीक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये आया हुआ है 18 से लेकर के 18, 19 और 21 में। मतलब जितना भी पोल्यूशन वाला है वो पढ़ना है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको ही पढ़ना है, वो भी बड़े क्वेश्चन में आता है। देखो 8 नंबर और 15 नंबर, जब भी ये टॉपिक आएगा, मतलब कितने में आएगा, 8 और 15 में, आपको 150 शब्दों में तैयार रखना है ना इन सब चीज़ों को। इसके बाद क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़े करकट का प्रबंधन कैसे किया जाता है, 2020 में पूछा है 15 नंबर में। ठीक है, ठोस अपशिष्ट क्या है, इसके प्रबंधन के विभिन्न उपाय, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कलेक्शन होता है ना, ये सब पूरा प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस को बताना है वहाँ पे। प्रदूषण नियंत्रण व्यक्ति की भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन नहीं आए हैं, और 18 के बाद क्वेश्चन में नहीं आया है। ठीक है, अब आपकी भूमिका क्या होगी प्रदूषण नियंत्रण में, वो आप खुद जानते हो। ठीक है, अलग से इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप के कारण और खतरनाक प्रभाव का एक विस्तृत विवरण लिखिए। तो भूकंप कैसे आता है, इसका प्रभाव क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो ये प्रदूषण नियंत्रण व्यक्ति की भूमिका पहले पूछा गया था, अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैव विविधता, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पर्यावरण, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पॉल्यूशन। ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चौथा बताया था आपको कंप्यूटर, तो 4 सेक्शन को इसमें पहले पढ़ना। ठीक है, और करंट ऐड करना है। करंट ऐड कैसे करेंगे, नए टेक्नोलॉजी जो आ रहा है अभी वर्तमान में, इन सभी टेक्नोलॉजी को आपको ऐड करके नोट्स बनाना है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर नोट्स नहीं होता। मैं पता था ना कि अलग अलग आपको क्या करना, नोट्स में करंट ऐड करना और टॉपिक डालना नेट में, तब मिलेगा। जैसे 2024 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपका क्या आया था, 2024 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था टेक्नोलॉजी से, एआई से 3-4 क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है, जहाँ पे मेरे को 13 नंबर मिला था, और इसी के दम पे मेरा 80+ मार्क्स गया था, 83। ठीक है, नहीं तो फेल हो जाता मैं इसमें, समझ सकते हो, क्योंकि उसमें 29 नंबर आया था पार्ट 1 में। अब देखो पूछा गया USB क्या होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोशिश करना पॉइंट वाइज लिखने के लिए। मैंने ऐसा नंबर लिखा था और मेरे को 0.5 मार्क्स मिला। देखो उधर दिया हुआ ना 0.5 मार्क्स, तो थ्योरी में नहीं लिखना है। मैं जो गलती करके आया हूँ आपको नहीं करना है, इसलिए बता रहा हूँ। USB क्या होता है, इसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक, इसका यूज कहाँ होता है, यहाँ पे हेडिंग डालना, उपयोग। ठीक है, और इसका और कोई टाइप्स होता है क्या, उस बारे में बताना है USB के बारे में। तो पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाइज, इसी को मैं अगर पॉइंट वाइज लिखता तो मेरे को 1 नंबर मिलता। ठीक है, मैं लिखा भी हूँ पर पॉइंट वाइज नहीं है। ठीक है, दिख नहीं रहा है ना, कचरा टाइप का दिख रहा है। राइटिंग तो बहुत अच्छा है, देख रहा ना, बहुत अच्छा राइटिंग है। तो मेंस में राइटिंग मैटर नहीं करता, दिखाऊंगा अभी ना। 15 नंबर वाले मैं क्यों लिखा हूँ, ये लास्ट में लिखा हूँ। मैं बोला ना, मैं शुरुआत करता हूँ 15 से। अगर मैं 15 दिखाऊंगा और 2 नंबर का राइटिंग दिखाऊंगा तो आप बोलोगे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मैं पहले लिखता हूँ 15 राइटिंग बना के, क्योंकि 15 में मेरे को कितना मिला है 13, 8 में कितना मिला है 6। ठीक है, तो मैं बड़े क्वेश्चन में फोकस करता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा राइटिंग बना के लिख दूंगा तो भी मेरे को 1 से 1.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेजर प्रिंटर के बारे में संक्षेप में बताइए। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है उस बारे में बताना था, पॉइंट वाइज। मतलब मैं ये गलती किया कि यहाँ पे मैं थ्योरी वाइज लिख दिया, आपको क्या करना है पॉइंट वाइज। 1 नंबर तो कम से कम मिलता। कभी भी ना इस तरह के क्वेश्चन में ना थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, आप देखना भी मैं दिखाऊंगा। 2 में 2 मिला है मेरे को, केवल क्या बता 2 नाम लिखो।
ठीक है, बताऊंगा अभी वो। तो ऐसे क्वेश्चन में ना 1 नंबर या 1.5 नंबर अधिकतम, कितना भी अच्छा लिख लो, राइटिंग बना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत नेट परियोजना। इसमें भी जितने में ना पिछले साल नंबर ही नहीं मिला था 2023 में, सब में 0.5 नंबर दिया हुआ है, कुछ भी लिखा हो, जितने भी थ्योरी वाला है 2 नंबर में, तो इसलिए 2 नंबर वाले मेहनत करने से अच्छा है आप 8 और 15 मेहनत करो। मैं यही समझाने के लिए लाया हूँ इसको। मैं ई लर्निंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ई लर्निंग क्या होता है, इसको मैं बताया था, एडुसेट को भी एग्जाम्पल दिया था, एडुसेट भेजा गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है। इसमें भी कितना मिला है, 1.5 नंबर। देखो देखो इसमें क्या लिखा हूँ मैं, ई लर्निंग पर संक्षिप्त टिप्पणी। ई लर्निंग से आशय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखने से है। आज के दौर में इंटरनेट, इसमें संचार साधनों के माध्यम से ऑनलाइन ई शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए वर्ष 2004 में भारत सरकार ने एडुसेट शिक्षा को समर्पित पहला सैटेलाइट प्रक्षेपित किया था। इसका पूर्ण रूप एजुकेशनल सैटेलाइट है। एडुसेट का पूर्ण रूप क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट। यह दूरस्थ शिक्षा की अवसंख्या के लिए प्रयोग के लिए समर्पित है, ठीक है। तो इसको मैं पॉइंट वाइज ना लिखा, फिर भी कितना मिला है, 1.5, ठीक है। जो उसको अच्छा लग गया उसमें 1.5 नंबर मिला। टिप्पणी लिखे, कमेंट करना है, टिप्पणा मतलब कमेंट करना है ना, आपको कमेंट करना है। आप कमेंट कर रहे हैं तो आप थ्योरी में भी कर सकते हो, पॉइंट वाइज कर सकते हो। ज़्यादातर मैं क्या बोलता हूँ, 2 नंबर वाले में आप पॉइंट वाइज लिखिए। हालांकि ये 4 नंबर में था, और 4 में कितना मिला है, 1.5, देख रहे हो। 2 में कितना मिला है, 0.5, 4 में 1.5। तो चेकर के ऊपर डिपेंड करता है ये। चलो ठीक है, ये मैं लिखा हूँ इसके बारे में। अब ये आया था एक एक पॉइंट में लिखने के लिए। इसमें क्या है अपना पूरा मैं लिखा, फिर भी अब मेरे को नंबर नहीं मिला। यहाँ पे 1 नंबर मिला है शायद इसमें, मेरे को कौन सा था ये, हाँ ये, इसे मेरे को 1 नंबर मिला है, 1 नंबर 8 में। ये देखो इसी को बोल रहा था। IUCN और WWF का संक्षिप्त रूप लिखिए, पूर्ण रूप लिखिए। तो मैंने क्या लिखा है, इसका पूर्ण रूप, और 2 में 2 नंबर है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें भी देखो यहाँ भी लिखा मैंने थ्योरी में 0.5, ठीक है। एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में लिखा, इसमें 1 नंबर दिया है। तो यहाँ तक देखो 8 नंबर या 2 नंबर वाले में कितना मिला है, अधिकतम 1 नंबर या आधा नंबर, ठीक है। अभी लाइट थोड़ा कट गया है, इसको रोक देते हैं, ऑफ हो जाएगा।